नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो आप ये खबर न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, परंतु आज हम इस खबर की सच्चाई से आप रूबरू करवा रहे हैं। इंदिरा जी के ज़माने में घोषित इमरजेंसी थी, मोदी जी के काल में अघोषित इमरजेंसी है। आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिए। बहुत दुख की बात है, हम अपनों से लड़ सकते हैं, परंतु अपने द्वारा किए गए कृत्यों से कैसे लड़ सकते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहते हैं। जो हम कहना चाह रहे हैं वह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सत्य है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पेगासस खरीदकर मोदी सरकार समेत दुनिया के कई देशों के शासक अपने अपने यहाँ जासूसी कराने में जुटे हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रियों, जजों, उद्योगपतियों, विपक्षी नेताओं के अलावा बहुत सारे पत्रकारों की जासूसी करने का मामला प्रकाश में आने से हड़कंप मच गया है। इस मुद्दे पर मुख्य धारा की गोदी मीडिया चुप्पी साधे है, लेकिन सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रक्रिया देखने को मिल रही है। द वायर समेत कई वेबसाइटों और यूट्यूब चैनलों ने इस जासूसी कांड पर स्टोरी प्रकाशित की है। पत्रकारों के नाम की वो लिस्ट भी सामने आई है जिनकी जासूसी कराई जा रही थी। बताया जाता है कि वर्ष 2017 और 2019 के बीच एक भारतीय एजेंसी द्वारा 40 से अधिक भारतीय पत्रकारों की जासूसी की गई या कराने की कोशिश शुरू हुई। इनमें कुछ नाम प्रमुख यूँ हैं: हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक शिशिर गुप्ता, द वायर की रोहिणी सिंह, पत्रकार सुशांत सिंह जो इंडियन एक्सप्रेस में डिप्टी एडिटर हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक, पेज के संपादक और पूर्व ब्यूरो चीफ प्रशांत झा, रक्षा संवाददाता राहुल सिंह, कांग्रेस कवर करने वाले पूर्व राजनीतिक संवाददाता औरंगजेब नक्शबंदी, इंडियन एक्सप्रेस के रितिका चोपड़ा, इंडिया टुडे के संदीप उन्नीथन जो रक्षा और सेना संबंधी रिपोर्टिंग करते हैं, टीवी 18 के मनोज गुप्ता जो इन्वेस्टिगेशन और सुरक्षा मामलों के संपादक हैं, द हिंद की विजेता सिंह गृह मंत्रालय कवर करती हैं, द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और एम के वेणु, द वायर की डिप्लोमेटिक एडिटर देवी रूपा मित्रा, द वायर के लिए नियमित तौर पर राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा, स्वतंत्र पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी, द पायनियर के इनोवेटिव रिपोर्टर जे गोपाल कृष्णन, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्टर शैकत दत्ता, ईपीडब्ल्यू के पूर्व संपादक परंजराय गुहा ठाकुरता, टीवी 19 की पूर्व एंकर और द ट्रिब्यून की डिप्लोमेटिक रिपोर्टर स्मिता शर्मा हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि इन लोगों के फ़ोन हैक हुए हैं, लेकिन जितने भी सैंपल की जांच की गई उनमें से आधे से ज़्यादा में पेगासस के ट्रेस पाए गए हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर दुनिया में इजरायली कंपनी की एनएसओ बेचती है। कंपनी ने इस लिस्ट को विवादित बताया है। एनएसओ ने कहा कि लिस्ट उसके सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग से किसी तरह भी नहीं जुड़ी है। द वायर और पेगासस प्रोजेक्ट के पार्टनर को कंपनी ने एक लेटर में कहा उसके पास ये विश्वास करने की वजह है कि लीक हुआ डेटा वो नंबर नहीं है जो सरकारों ने पेगासस के इस्तेमाल से टारगेट किए हैं। कंपनी का कहना है कि ये लिस्ट उन नंबरों की हो सकती है जिन्हें एनएसओ समूह कस्टमर ने किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया है। पत्रकारों के फ़ोन टैप कराने के लिए इजरायली फर्म पेगासस की सेवाएं पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए हैकर को स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, मैसेज, ईमेल, पासवर्ड और लोकेशन जैसे डेटा का एक्सेस मिल जाता है। इस बारे में सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं, ऐसी मजबूत अफवाहें हैं कि आज शाम को वॉशिंगटन पोस्ट और लंदन
गार्डियन एक रिपोर्ट प्रकाशित करने जा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों, आरएसएस नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के जजों और की गई है। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस सूची में विपक्षी नेता भी शामिल हैं, मतलब विपक्षी नेताओं के फोन भी टैग किए गए। वरिष्ठ पत्रकार और गल्फ न्यूज में काम करने वाली शीला भट्ट ने शनिवार को ट्वीट कर लिखा, तो कल प्रकाशित होने वाली स्टोरी मानसून सत्र का पहला हफ्ता खपाने वाली है। इंतजार करते हैं और देखते हैं कि इससे किसको और कितनी चोट लगती है। वहीं पत्रकार अरविंद शेखर और रोहिणी सिंह ने भी कुछ स्क्रिप्ट मैसेज पोस्ट किए हैं। अरविंद ने लिखा, देखते हैं इस बार मशीनरी किस तरह काम करती है। वहीं रोहिणी लिखती हैं, तूफान के पहले की शांति। वहीं पत्रकार खालिद शाह ने लिखा, अगर जो मैंने सुना वह सच है तो कल बहुत बड़ी स्टोरी आने वाली है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। इतिहास में कई भयानक युद्ध हुए हैं जिनमें लाखों लोगों की मौत हुई है। वहीं युद्ध की विभीषिका की बात करें तो अक्सर लोगों का पहला ध्यान अमेरिका की सेना द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने पर जाता है। वहीं किसी युद्ध में नागरिकों, महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों यानी वार क्राइम के बारे में लोग कम जानते हैं। एक ऐसे ही वार क्राइम के बारे में आपको बताते हैं जिसे जापान ने अंजाम दिया। दरअसल यूनिट 731 को जापान की सेना ने जैविक हथियार बनाने के लिए शुरू किया था ताकि वो दुश्मनों पर इसका इस्तेमाल कर सके। इसकी सीक्रेट लैब में इंसानों के शरीर में खतरनाक वायरस और केमिकल डालकर प्रयोग होते थे। इंसानों को इस लैब में ऐसी खौफनाक यातनाएं दी जाती थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। महिला कैदियों के साथ जापानी आर्मी जबरदस्ती संबंध बनाकर उन्हें प्रेग्नेंट करने के लिए मजबूर करती थी, जिसके बाद गर्भवती महिलाओं के ऊपर वह तरह तरह के हथियारों का प्रयोग करती थी। इतना ही नहीं, वह उनके शरीर में जानलेवा बीमारियों के जीवाणु भी छोड़ देते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कितने दिन तक जिंदा रह पाती हैं। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर बमबारी होने के बाद सोवियत सेना ने म्यूचुरिया पर हमला किया। इस लड़ाई में जापानी सेना बुरी तरह हारी और यूनिट 731 को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया था। हालांकि इस यूनिट में किए गए ज़्यादातर प्रयोग को जला दिया गया था। इसके साथ ही जापान ने 13 वर्षों के रिसर्च में पाए गए सभी उपयोगी जानकारी को नष्ट कर दिया। उस दौर में इजिप्ट में एक जानलेवा बीमारी फैल रही थी जिसका नाम था सिफिलिस। जापान ने इस बीमारी का अध्ययन करने के लिए इसके जीवाणु बंदी बनाए हुए कैदियों में डाल दिए थे। इस बीमारी को फैलने के लिए इससे ग्रसित हुए कैदियों को वह चीन के औरतों के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करते थे। ऐसे ही एक और दर्दनाक प्रयोग की बात करें तो फ्रस्ट बाइट टेस्टिंग नाम से इस प्रयोग में इंसान के हाथ पैरों को पानी में डुबा दिया जाता था और वो जब तक जम न जाए तब तक पानी को ठंडा किया जाता था। इसके बाद जमे हुए हाथ पैरों को गर्म पानी में पिघलाया जाता था ताकि यह पता लगाया जा सके कि अलग अलग तापमान का इंसानी शरीर पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। चीन की पिंगफोंग में मौजूद यूनिट 731 खतरनाक प्रयोग करने वाली ये कोई इकलौती लैब नहीं थी, बल्कि चीन में इसकी और भी कई शाखाएं थी, जिनमें लिकोंग ब्रांच 162, मुडनाइजिंग ब्रांच 643, सुनवू ब्रांच 673 और हेलर ब्रांच 543 शामिल थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खतरनाक प्रयोग करने का काम रुका तो ये जगह वीरान हो गई। अब तो इनमें से कई जगहों पर लोग घूमने के लिहाज से भी जाते हैं। चीनी वेबसाइट ECNC वायर के मुताबिक अभी पिछले हफ्ते ही यूनिट 731 की उन खौफनाक जुल्मों को दिखाती एक प्रदर्शनी लगाई गई थी
बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पार अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से जोरदार धमाका होने की खबर है। खेती करने गए फेंसिंग के पार गए किसान ने इस धमाके का वीडियो भी बनाया है। हादसे के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर सीमा पार पर लगी फेंसिंग दूसरी और कई किलोमीटर दूर तक भारतीय जमीन है। इसी जमीन पर दूसरी ओर पाकिस्तान का ओपन बॉर्डर है। बीएसएफ की निगरानी में किसान इस जमीन पर खेती करने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से हुए धमाके के बाद निकल रहा धुआं फिलहाल शांत हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि बॉर्डर के इतने नज़दीक ये पाकिस्तान की भारतीय एजेंसियों का ध्यान भटकाने की साजिश भी हो सकती है। आप सबने हमारी पूरी वीडियो देखी होगी। हो सकता है हमारा चैनल बंद कर दिया जाए या फिर YouTube से हमारे चैनल को हटा दिया जाए, पर हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई दिखाना है जो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच रख रहे हैं। साभार, डेली हंट, डेली होम, भड़ास फॉर मीडिया, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस, नमस्कार।